नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि अक्षांशीय रेखाएं जो कि अपनी कंप्लीट हो गई थी, जिसमें अपने उष्ण कटिबंध आ गए थे पूरे के पूरे। तो शीतोष्ण, उष्ण और शीत कटिबंध। आज हम देखते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर क्या है? किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ जानकारियों की आवश्यकता होती है। अक्षांश तो हो गई आड़ी रेखाएं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप, प्रशांत महासागर में एक द्वीप का नाम है टोंगा द्वीप, एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पर स्थित है। अभी अपन ने पीछे देखा था ना ब्राजील का, देखो मतलब ब्राजील का नहीं देखा था यहाँ पे होरिजेंटल विषुवत रेखा, बेलो होरिजेंटो और चंद्रपुर, ये दो जगह देखी थी ना, सेम उसी तरह थे। बोल ओरिजेंटो जो है वो ब्राजील की जगह है और चंद्रपुर है वो महाराष्ट्र में, इंडिया में महाराष्ट्र की जगह है। उसी प्रकार इनकी भी देशांतर को समझाने के लिए बताया गया है कि प्रशांत महासागर का जो टोंगा द्वीप है एक तो, और एक हिंद महासागर का मॉरिशस द्वीप है, ये दोनों एक ही देशांतर पर स्थित, सॉरी अक्षांश पर स्थित है, अक्षांश पर स्थित है 20 डिग्री दक्षिणी। अब अपने को जाता तो कुछ नहीं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ये बनता है कि ये टोंगा द्वीप किस पे है, तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। उसी तरह से उसी तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि चंद्रपुर और ये ब्राजील का होरिजेंटो किस पे है, तो ये है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वैसे तो अक्षांश का क्वेश्चन नहीं आता है पर्टिकुलर कि मतलब आंकड़ों से आधारित क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये तो दिया हुआ है यहाँ बाकायदा, तो इसमें उनकी सही स्थिति जानने के लिए अब अक्षांश का तो पता चल गया, ये हो गई 20 डिग्री अक्षांश, और ये दक्षिण का भी पता चल गया कि भाई ये इससे दक्षिण में तो दक्षिण है। लेकिन अक्षांश में यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे कहाँ पे है, इस चीज का पता अपने को आगे चलेगा होगा। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी। अब जैसे सही तो पता चल चले ना जब यहाँ पे कोई एक ऐसी रेखा भी हो खड़ी, जिससे फिर एक पॉइंट बन जाएगा, अदरवाइज तो यहाँ भी हो सकता है। अब यहाँ पॉइंट बनेगा तो इसका मापन हो जाएगा, इसका मापन, और फिर दोनों के मापन के फिर इक्वेशन से वो बात बन जाएगी। तो कोई भी जगह है भाई 4 किलोमीटर उत्तर चले और इधर से ये आई, अब यहाँ तो कोई बिंदु निर्धारण हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इस रेखा के अलावा अगर जब तक ये रेखा नहीं मिलती, जब तक अपने एक ये तो बता सकते हैं कि इस रेखा पे कहीं कहीं है, लेकिन पर्टिकुलर जगह नहीं बता सकते। तो इसको कहते हैं देशांतरीय यामी उत्तर। समझ गए भाई? अक्षांश रेखाओं के सापेक्ष खड़ी रेखाएं जो है उनको देशांतर कहते हैं। ठीक है, जैसे अक्षांश रेखाएं तो ये हो गई आड़ी रेखाएं, और जो खड़ी रेखाएं बनेगी गोलोक में देखा भी होगा आपने, ये देखो, ये देखो, ये जो खड़ी रेखाएं हैं, अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 0 डिग्री विषुवत है, देशांत सॉरी अक्षांश है, तो ये उस तरह से प्रत्येक अक्ष को मिनट तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवर्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने से घटती जाती है। अर्धवर्त कैसे हैं? जैसे यहां से शुरू हुई, जैसे यहां से शुरू हुई, यहाँ पे, यहां से शुरू हो गई, यहाँ पे आते आते खत्म, तो आधा ही वर्त बना, क्योंकि पिछला वर्त नया सिरे से बनेगा इस तरह से। और फिर ये यहाँ पे तो चौड़ी है, यहाँ पे तो चौड़ी है, यहाँ पे जाते जाते सकड़ी हो गई ध्रुवों के पास जाते जाते। आज ये प्रॉब्लम कर रहा है इंस्ट्रूमेंट भी। ठीक है, एवं ध्रुवों पर जाते जाते शून्य ही हो जाती है, बस बीच में तो चौड़ी और ध्रुवों पर सकड़ी, जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलते हैं। अक्षांश रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों की लंबाई समान होती है। अच्छा, अक्षांश रेखाएं ये देखो, यहाँ पे जो 0 डिग्री अक्षांश है ना, इसकी लंबाई कितनी है, और यहाँ पे जो 90 डिग्री अक्षांश है वो तो कुछ है ही नहीं, शून्य है। 80 डिग्री अक्षांश की भी लंबाई काफी छोटी है। इसलिए अक्षांश रेखाओं और देशांश रेखाओं में अंतर समझने के लिए पहला अंतर यह है कि लंबाई देशांतर की तो होती है समान, और अक्षांश की होती है भिन्न। ठीक है,
एक तो लंबाई का हो गया, ठीक है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला है। अब प्रश्न यह आ जाए, ब्रिटिश राज की वेधशाला कहाँ है? ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, चार जगह ऑप्शन में आ जाए और फिर पूछ रहे कहाँ है, तो ये हो जाएगी ग्रीनविच। ठीक है, क्लियर नहीं लिखा गया ग्रीनविच। ठीक है, अब अपन आगे समझने की कोशिश करें। से गुजरने वाली या में उत्तर पूर्व और पश्चिम दोनों की ओर गिनती शुरू की जाए। भाई ग्रीनविच है ना, कुछ मध्य में से पड़ता है, पृथ्वी के बीच में से यहाँ कहीं ग्रीनविच है। तो और इसका मान 0 डिग्री देशांतर रख ले। भाई कहने का मतलब जैसे प्रधान वो मानी गई थी ना विश्वतवर्त। विश्वतवर्त का क्या किया था कि पृथ्वी के बीच में से 0 डिग्री अक्षांश निकाल दे। उसी तरह पृथ्वी के खड़े पक्ष में भी बीच से 0 डिग्री देशांतर भी निकलेगी। और लकीली ये जगह ग्रीनविच हो गई, इसलिए इसका नाम ही ग्रीनविच रेखा कर दिया, ग्रीनविच रेखा। बाकी इसका जैसे विश्वत विश्वत वर्त तो इसलिए हो गया कि ये विश्वत रेखा इसलिए बना दी कि बीचों बीच थी। यहाँ कोई अच्छा लैंडमार्क नहीं था, इसका नाम विश्वत वर्त रख दिया। यहाँ इसका नाम ग्रीनविच, एक बड़ी जगह थी इसलिए इसका नाम ग्रीनविच रेखा कर दिया। और जो इसको प्रमुख याम्योत्तर भी बना दिया, प्रधान 0 डिग्री देशांतर बनाती। और यहाँ से अब 180 डिग्री तो इधर चल देंगे और 180 डिग्री इधर चल देंगे। पश्चिम में भी 180 और पूर्व में भी 180, और दो समान भागों में। ये तो पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व और पश्चिम, जैसे अक्षांश के आगे उत्तर और दक्षिण लगता है ना, ठीक उसी प्रकार देशांतर के आगे पूर्व और पश्चिम लगता है। क्यों? क्योंकि ये तो पूर्व और पश्चिम दिशा का ही विभाजन करती है, ये उत्तर दक्षिण दिशा का विभाजन करती है। समझ गए भाई, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए ना? ये जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री एक ही रेखा पर स्थित है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम। क्यों 180 डिग्री भी एक पर ही है, 0 डिग्री क्यों? ये घूमना हमके जैसे ये घूमते घूमते यहाँ आ गई ये वाली रेखा, और इधर से घूमती घूमती ये वाली रेखा, तो ये वाली दोनों रेखा एक ओवरलैप कर रही हैं अपने आप में। तो ग्रिड को देखो आपको, भाई ये देखो 180 एक ही स्थान पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामित हो गए। अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरीय रेखाओं के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। भाई ये देखो, ये तो एक ही रेखा ही एक है, जबकि ये रेखा तो इधर से गई है दूसरी है और इधर से गई है दूसरी, पर ये आपस में ओवरलैप कर रही है, इसके बाद में एक वो हो रही है। तो आपको किसी स्थान अक्षांश एवं देशांतर सही जानकारी हो तो आप ग्लोब पर उस स्थान का पता लग सके। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 डिग्री तो उत्तरी अक्षांश पर है और 90 डिग्री पूर्वी देशांत पर। अब 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश के लिए करना क्या पड़ेगा? ये तो हो गया 0 डिग्री, ये हो गया लगभग 23.5 डिग्री मान लो इसको। ये यहाँ कहीं 26 डिग्री है, ठीक है। अब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर का मतलब है ये लगभग यहाँ से ये 26 डिग्री होगा, ये ले ये यहाँ कहीं असम और डोगरी है। समझ गए? अब उस बिंदु को देखे जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को होते हैं, अब ये बिंदु डोगरी से स्थित होगा, इसलिए अदरवाइज है ना, अदरवाइज अपना अक्षांश अकेली रेखाओं से देखते तो अपने को ये तो पता चल जाता है कि डोगरी 26 डिग्री पे है और उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन ये कभी नहीं पता चलता कि उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है, भाई पूर्वी में है पश्चिमी में है। अब इससे ये हो गया कि 26 डिग्री उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। समझ गए भाई? 26 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये इसकी लोकेशन आ गई। इसको समझने का कागज पर समान दूरी के 36 जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं वो खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 तथा 36 रेखाओं में अक्षरों से व्यक्त करें। इन जिन बंदों को ऊर्ध्वाधर 36 रेखाएं एक दूसरे को पढ़ते हैं वहां छोटे छोटे वर्त खींचिए। इन वर्तों को अ ब स द नामों से व्यक्त किए। जैसे ये कहती है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
है, ग, ग, अड़। अब यहाँ से है ए, ब, स, द, इस तरह से। तो अब जैसे यहाँ है भाई, कोई ब लोकेशन पर है तो इस तरह से हो गया। मान लीजिए अब व्यक्त करती है, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से समझने की है ये ग्लोब पे। अब ये हो गया विश्व मानचित्र भाई, ग्रीनविच रेखा और वो सारी चीजें। अब 0 डिग्री देशांतर यहाँ है, ये देखो ये रही, जिसमें कई चीजें आ रही हैं 0 डिग्री देशांतर पे, ठीक है। अब यहाँ से ये इधर चलती चलती +1 11 तक चलेगी और इधर ये इस तरह से ये हो गई। और ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये जो कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी सभी देशों को ने मिलकर बनाई थी। ये अपनी इंडिया है। तो इंडिया में कहते हैं ना भाई 5.5 घंटे आगे है, तो ये 5.5 लिख रखा है इसमें यहाँ पे, क्योंकि भाई ये चलते चलते टाइम तो बढ़ेगा ही भाई। 1 डिग्री अक्षांश बराबर 4 मिनट होता है शायद, तो ये बढ़ता 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 इतने अक्षांश निकल गया है। अब देशांतर और समय, भाई देखो जो अपन ने मैच बनाया था वो आ गया ना भाई, ए ब स द, ये जो अपन ने अभी अभी ऊपर बनाया था ये सेम ही है ना। देखो देशांतर और समय, भाई देशांतर रेखाओं को मुख्य उद्देश्य क्या है कि समय गणना, एग्जैक्ट स्थान की लोकेशन और समय गणना। समय को मापने का सबसे अच्छा तरीका पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी है और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख याम है 0 डिग्री देशांतर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। तो 0 डिग्री पर है ना सूर्य कटे भी होगा, 0 डिग्री पे सूर्य जहां भी होगा, सॉरी 0 डिग्री पे सूर्य जहां भी होगा ना, उससे फिर दोपहर मान के 0 डिग्री पर सूर्य या अम्योत्तर को दोपहर मान के समय गणना करते हैं। क्योंकि पृथ्वी से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी पश्चिम पश्चिम ये है और पूर्व ये है, तो ये ऐसे चक्कर लगाती है, उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा। तो ये इधर से इधर जाती है ना इस तरह से, तो ये इधर जाएगी तो समय बढ़ता जाएगा। ये एक रेखा से क्रॉस की तो बढ़ा, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ बढ़ते, जैसे अभी यहाँ इंडिया आ गया, तो यहाँ इंडिया नो डाउट यहाँ जो समय है उससे तो आगे ही होगा, कुछ ना कुछ समय होगा जो पश्चिम में है, तथा जो उसका समय पीछे हुआ। वैसे ही जैसे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है समय, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ कम समय, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से वापस आते समय तो कम होता जाएगा ना समय, इधर तो कम और इधर बढ़ता। करने का मतलब 0 डिग्री अक्षांश के 0 डिग्री देशांतर के पूर्वी दिशा में तो समय बढ़ता है और पश्चिमी दिशा में समय कम होता है। ये कॉन्सेप्ट अपने आगे काम आएगा जब अपन समय गणना करें। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से किया, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपना अक्ष पर पूरी अक्ष मतलब 360 डिग्री एक बिंदु है उस पर रोटेट कर लेती है 24 घंटे में, अर्थात 1 घंटे में वह 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री अक्षांश है ना, एक रेखा को क्रॉस करने में 4 मिनट का समय लेती है। क्यों क्यों लेती है 4 मिनट का समय? भाई जैसे 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, 24 घंटे में मिनट होती हैं, मिनटों में ही काम चल रहा है ना यहाँ पे। 1 घंटे में 60 और 24 में गुणा 60, ठीक है। अब जैसे ये काट दिया, ये 6 6 36 और ये 6 4 24, कहने का मतलब 1 डिग्री क्रॉस करेगी ना तो 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन यहाँ तक समझ में आ गई। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजेंगे, मान लीजिए यहाँ दोपहर के 12 बज गए, 12 बजे हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में, 15 डिग्री पूर्व में, 15 डिग्री पूर्व में, ये मान ले 15 डिग्री है, तो ये 1 डिग्री में तो 4 मिनट, तो 15 डिग्री में चौके 60, मतलब 60 मिनट, यानी कि यहाँ से 12 बजे तो यहाँ पे 1 बज गया।
तो वहां दोपहर का 1 बजेगा भाई, 15 गुणा 4 मतलब 60 मिनट आती है, तो 1 घंटा आगे हो गया ऑटोमेटिक, समझ गए। पर जैसे यहाँ ग्रीनविच में पूर्व दिशा में तो ये हो गया, और सेम ही पीछे 15 डिग्री में 15 गुणा 4 60, 1 घंटा कम, यानी कि 11 बजे है। ये बात समझ में आई कि नहीं? फिर से बताता हूँ। 0 डिग्री हो गई देशांतर, ये हो गई 15 डिग्री देशांतर, और ये भी हो गई 15 डिग्री, ये पूर्व की तरफ है, ये पश्चिम की तरफ है। आपको बताया था यहाँ पे घटता है समय इधर, और इधर बढ़ता है, क्योंकि पृथ्वी इस तरह से बढ़ती है, तो इस तरह से जाती है, तो यहाँ से बढ़ता 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 इस तरह से समय बढ़ता है। 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट भी बताया था आपको, तो 15 डिग्री क्रॉस करने में लगेंगे 60 मिनट, और वही 15 डिग्री क्रॉस करने में लगेंगे 60 मिनट। लेकिन यहाँ तो लगेंगे 60 मिनट कम, कम यानी कि 11 बजे, और यहाँ लगेंगे 60 मिनट ज्यादा, यानी कि ज्यादा यानी कि 1 बजे, 1 घंटे का अंतराल। आई बात समझ में? तो ये पश्चिम की तरफ तो हो जाएगा 1 घंटे कम, और मतलब 1 घंटा पीछे होगा, तो यानी कि सुबह के 11 बजे में, और पूर्व की तरफ हो जाएगा आगे, तो 1 बजेगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पे दोपहर 12 बजे होंगे, तो उसका समय, उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। भाई इसके जस्ट पीछे ये 0 डिग्री है, सूर्य इधर है, इसके जस्ट पीछे 180 डिग्री में है इसके ऐसे, तो उसकी उसमें क्या होगा, 12 बजेंगे रात के, 12 बजेंगे रात के, ठीक है ना। किसी भी स्थान पर जब सूर्य प्रकाश अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में 12 बजते हैं। भाई सूर्य जब अपने बिल्कुल शिखर पे होता है जब 12 बजते हैं, इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान पर स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामित्रों पर सभी स्थानों का इतने हैं। हम मानक समय क्यों मानते हैं? अलग अलग यामित्रों पर मानक समय मतलब, भाई जैसे इंडिया का कुछ भी समय है, इंडिया के 24 घंटे का समय है, तो वो किस आधार पे माना गया उसको मानक बोलते हैं। हर कंट्री का समय अलग अलग होता है, क्योंकि इंडिया में ही जैसे इधर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का अपन वो देखते हैं ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के टाइम में भी 1 से 1.5 घंटे का अंतर आ जाता है। समझ गए होंगे कि आप अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ही क्यों लिया, यहाँ से जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु क्यों नहीं लिया, क्योंकि उत्तर दक्षिण हमेशा दिशाएं, उत्तर दक्षिण दिशाओं का जिक्र अक्षांश रेखाओं में होता है, जो कि समय निर्धारण में इनकी उपयोगिता नहीं होती। समय निर्धारण में दक्षांतरी रेखाओं की उपयोगिता होती है। अब अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों को स्थानीय समय में अंतर होता है, अलग अलग, नो डाउट। ये देखो, अभी देखो इंडिया के बारे में बता रखा है, इंडिया का अक्षांश विस्तार आपको पता ही 68 डिग्री कुछ मिनट से लेकर 97 डिग्री तक है। तो उदाहरण के लिए देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों में समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भाई जैसे यहाँ से जो कोई भी रेलगाड़ी चली है, वो जैसे एक देशांतर पार करते ही उसमें 4 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा, ऐसे करते करते यहाँ तक तो टाइम कैलकुलेशन बैठेगा नहीं। भारत में गुजरात के द्वारका से असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। भाई यहाँ से असम का डिब्रूगढ़ लास्ट पॉइंट है, और यहाँ से गुजरात का द्वारका लास्ट पॉइंट है, यहाँ से लगभग 1.25 घंटे का अंतर है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली यामात्र को स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। जिस तरह जिस तरह से जिस तरह इन पूरे वर्ल्ड का 0 डिग्री देशांतर मानक समय मान लिया गया ना, मानक समय का, उसी तरह प्रत्येक देश अपना भी एक मानक समय मानता है, ताकि बीच में कोई रेखा, जैसे भाई पूरी पृथ्वी के बीच में 0 डिग्री मान ली, इंडिया के बीच में भी कोई तो रेखा होगी ना कोई देशांतरीय रेखा तो होगी, तो उसको अपन वो मान लेंगे। अब इसको मानने का के लिए इसमें मतलब स्थानीय समय पूरे माने भारत में 82.5 डिग्री, ये देखो ये मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। जिस तरह पूरे विश्व स्तर पर 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा मानते हैं, उसी तरह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत में भी मानक समय रेखा माना गया। इस यामित्र के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। जैसे 0 डिग्री देशांतर जो समय बताती है ना, उसको पूरे विश्व में माना जाता है, उसी तरह मानक समय रेखा जो समय बताती है उसको पूरे भारत में मानक समय माना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटी सी एग्जाम्पल है ये मानक समय का। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे,
भारत इंग्लैंड के बीच ये क्रिकेट मैच 2 बजे अपराह्न, मतलब 2 बजे दोपहर को शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार शाम को 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे शुरू होगा। तो इंग्लैंड इधर है, तो ये इससे बढ़ता 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 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात को खत्म होगा। आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? भारत और ये जो है ना भाई, जो 2 बजे 7:30 बजे जो 2 बजे शुरू होने वाली चीज 7:30 शुरू हो रही है, तो ये 5.5 घंटे का अंतर आ गया। भारत और ग्रीनविच 82.82 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच 5.5 घंटे आ गया, 5.5 घंटे बताया हमने। इसलिए जब लंदन में 2 बजेंगे तो भारत में 7:30 बजे होंगे। क्योंकि अभी ग्रीनविच का जिक्र किया था तो वो एक इंग्लैंड का ही तो भाग है भाई। इंग्लैंड जो है ना वो 0 डिग्री पे स्थित है और भारत है 82.82 डिग्री पे। तो जब 0 डिग्री से लेकर अपन 82.82 डिग्री तक पहुंचते हैं तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और 82.82 को अपन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 8 दूनी 16, तो ये आ जाएगा 64 65, कुछ एक ये आएगा। अब इसमें वो भाग दे लेंगे, मिनट घंटा बना लेंगे इनका, 6 × 6 इस तरह से करके ये 5.5 घंटे के समथिंग टाइम आएगा। ठीक है, इक्वेशन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। कुछ देशांतरीय विस्तार अधिक क्यों होता है? जिसमें बहुत सारी देशांतरीय रेखाएं होती है ना, बहुत सारी। जैसे देशांतरीय, जैसे रूस है, रूस में 11 देशांतर गुजरते हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्रों, बस 15 डिग्री तक का क्षेत्र तो एक जने को उसमें आ जाता है। इसके बाद में जैसे उसमें 11 ही देशांतर है रूस में, तो उसमें तो अगर एक अपन समय बना लिया तो वही समस्या आ जाएगी फिर से। तो ये हो गया। अब पृथ्वी का सही आकार क्या है? अर्धवर्ताकार, दीर्घवर्ताकार, दीर्घ गोलाकार। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा रूप। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? कर्क रेखा का 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के 3 कटिबंध कौन से हैं? एक तो उष्ण, शीतोष्ण और शीत। ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए अभी जब लेसन कर लिया है तो। अगर ये आपको नहीं आ रहे हैं तो वीडियो को पुनः देखें एक बार। और अब जो मैंने लिख दिया है उसको नोट डाउन करते हुए, अब जैसे मैंने ये रफ कुछ लिखा, इसको आपको नहीं लिखना है, इतने तो आप कॉमन सेंस हो। जैसे यहाँ मैप में डिस्कस किया है अपन ने, तो ये मैप बना लीजिए, मैप बना लीजिए मोटा मोटा। प्रधान यामी उत्तर 82 डिग्री। जब अपन 8th वाली पढ़ेंगे तो उसमें ये आ जाएगा कि इंडिया में कहाँ से गुजरते। तो आप ऐसे भागने की कोशिश मत करो कि वो इंडिया वाली बात तो अपने को बताई नहीं, नैनी यूपी नैनी से गुजरती है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन आप थोड़ा धीरे धीरे, अपन जब भी तो अपने को एनसीईआरटी अपन कंसंट्रेट होकर पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने को एनसीईआरटी से कुछ तो ज्यादा आता है और आधी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई भी नहीं आती, तो उससे अपन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं पूरे के पूरे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं भाई, ग्लोब में जो आड़ी रेखाएं अक्षांश है और जो खड़ी रेखाएं वो देशांतर है। ठीक है, उष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों होती है? क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य का वो रहता है, सूर्य चमकता है, जिसके चलते जिसके चलते उष्ण कटिबंध, जिसके चलते उष्ण कटिबंध में ही सबसे ज्यादा वो रहती है गर्मी, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य चमकता है। जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि लंदन 0 डिग्री देशांतर पे स्थित है और भारत 82.82 डिग्री देशांतर पे स्थित है, इसलिए बजते हैं, इसलिए 5.5 घंटे आगे है। प्रमुख याम्योत्तर, याम्योत्तर अपन ने आया था 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं, 0 डिग्री आएगा इसका। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, स्वाभाविक सी बात है, पता है ना। 86.5 डिग्री के बाद का जो शीत कटिबंध है 86.5 डिग्री 90 डिग्री तक। देशांतरों की कुल संख्या भाई,
अक्षांश की तो कुल संख्या हो जाएगी 90 ऊपर और 90 नीचे, यानी कि टोटल मिला के 180। देशांतरों की कुल संख्या हो जाएगी 180 तो इधर और 180 इधर, 360 हो जाएगी। ठीक है, उन्हीं को तो देखो देखो, जैसे 180 ये हो गई, 180 ये हो गई, इसमें ओवरलैपिंग कर करा के 360 ही बचती हैं, बाकी 0 डिग्री वाली है, पर ये यहाँ पे लास्ट में जाते जाते एक हो जाती है। दक्षिणी ध्रुववर्ती स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में, स्वाभाविक सी बात है। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश और देशांतरीय याम्योत्तरों का ग्रिड। ठीक है, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध। प्रधान याम्योत्तर भारत की है 82.5 डिग्री, पूर्वी देशांतर, याद रखना ये बात। 0 डिग्री है ग्रीनविच रेखा। देशांतरों के बीच की दूरी, अक्षांश है उसकी तो बराबर रहती है बीच की दूरी। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है, ध्रुवों की तरफ अपने ऊपर मैप में उत्तरी ध्रुववर्त, उत्तरी गोलार्ध में। ऐसे करके ये प्रश्न अगर आपके बिना झिझके सही हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सही डायरेक्शन पकड़ रहे हो। और अगर इसमें कहीं ना कहीं आप मिस प्रिंट हो रहे हो, कोई सा क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत इजी है, नो डाउट 6th क्लास की एनसीईआरटी है तो आपको कंफर्म एक बार में समझ में आ जाती है। फिर भी मैंने इसको विस्तारित रूप से देने का प्रयास किया है कि आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो समझ में। इसके अलावा जब अपन सेकेंड राउंड शुरू करेंगे तो उसमें अपन क्या कर लेंगे, बुलेट पॉइंट उठा लेंगे, हर लेसन से 5-5 10-10 लाइन उठा लेंगे। जब तक आप एनसीईआरटी तैयार कर लोगे तो फिर पूरी किताब को ही अपन एक लेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ आप चलते रहो। ठीक है, धन्यवाद।